पावर किसकी है चारों में? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। जब हमने सीआरपीसी देखी थी तो हमें पता चला था कि ना सीआरपीसी 1898 और 1973 की सीआरपीसी में ये परिवर्तन किया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की पावर को अलग अलग किया है। ये पकड़ो। तो उसी की फर्दरेंस में अपन देख रहे हैं। इससे पहले अपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था जिसमें सेक्शन नंबर 106 से लेकर 124 तक की कार्रवाइयां देखी थी। परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार पर भेजने के लिए, दोष सिद्धि पर या फिर ऐसा कोई प्रिवेंटिव एक्ट करने के लिए, उनको बॉन्ड बनाए रखने के लिए बात की थी। सेक्शन नंबर 129, 130 और 131 तीन सेक्शन है, नहीं सॉरी 132 4 सेक्शन है। पार्ट नंबर 1 क्या कह रहे हैं साहब? सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव को तितर बितर करना, सेक्शन नंबर 129। और सेक्शन नंबर 130 कह रहा है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। दोनों ही सेक्शन जमाव को तितर बितर किए जाने के लिए बातें हैं। एक तो है सिविल फोर्स का इस्तेमाल करके और दूसरा है सशस्त्र बल का इस्तेमाल करके। तीसरा जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। ये सशस्त्र बल का प्रयोग सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति के कुछ अधिकारियों की शक्ति और पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन कार्यों के लिए अभियोजन का संरक्षण। अब अभियोजन का संरक्षण का मतलब क्या है? यदि किसी अधिकारी ने किसी आदमी के ने किसी भी भीड़ हो रखी है, उस भीड़ को तितर बितर करवाए जाने के लिए कोई आदेश दे दिए, क्या करता है कोई भी मजिस्ट्रेट? मान लो कोई भीड़ हो गई और हाहाकार मच गया, नारे लगा रहे वो हमारी मांगे पूरी करो, तो फिर क्या कोर्ट के अंदर नहीं, कहीं पर देखा आपने वीडियो, लास्ट में वो कहता पुलिस वाला कह रहे या तो ना मांगे बताओ, नहीं तो फिर कहाँ जाओगे? जेल में जाओगे। जब यही भीड़ उग्र हो जाती है या फिर ज्यादा जबरदस्ती करने लगती है, तब फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है नंबर 1 पहले सिविल बल के फोर्स के द्वारा इस भीड़ को तितर बितर करना, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है कभी। अब जब भीड़ का चेहरा नहीं होता तो अपन गिरफ्तार कैसे करेंगे? तो पूरी भीड़ को गिरफ्तार करके ले जाओ। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए सिविल फोर्स का यूज करते हैं। सिविल फोर्स का मतलब धमकी दे दी, धक्का दे दिया, उधर उधर भगा दिया। यदि उससे भी नहीं जा रहा है तो फिर लाठीचार्ज करने का आदेश देगा। कौन देंगे? न्यायालय में जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब तो बाहर आएंगे नहीं, कौन देगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो ये वही है, वही एसडीएम है, वही डीएम है और उसी के हायरार्की के अंदर काम करने वाले कोई दूसरे लोग भी है। जैसे स्पेशल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर देती है सरकार कभी कभी स्पेशल मकसद को करने के लिए। जैसे कि इलेक्शंस में किसी भी आदमी को वहां के चुनाव करवाए जाने के लिए मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया जाता है 10, 15, 20 दिन के लिए। कि साहब ये छोटा एरिया है, इस एरिया को आप देखोगे। चुनाव के दौरान मान लो भीड़ हो जाती है, बड़ी भयंकर भीड़ हो जाती है और हाहाकार मचने लग गई, तो उस अधिकारी को क्या करना है? वहां पर शांति भी स्थापित करनी है और चुनाव के अधिकारियों की रक्षा भी करनी है। ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएंगे? पाली तो आएंगे नहीं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के पास आएंगे नहीं। उनको खुद को पावर दे रखी है कि आप ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर पास कर सकते हो और आपके पास में मौजूद पुलिस फोर्स आपके आदेश को फॉलो करते हुए ऐसी भीड़ को तितर बितर कर सकते। यही प्रोविजन बता रखे हैं। सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव को तितर बितर करना। जीतू का है आज? सो रहा है? कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसा भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी। 3 आदमी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर, नहीं पुलिस था, पुलिस स्टेशन, अच्छा ये जमाव होता क्या है? असेंबली, अनलॉफुल असेंबली, जिसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 141 में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में या फिर जिनका उद्देश्य इन 6 अपराधों में से कोई एक अपराध करना है ना, तो वो हो गया। सेक्शन नंबर 129 खत्म है। 130 ये तो था सिविल बल का इस्तेमाल करके जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग क्या किया जा सकता है? क्या लिखा? तितर बितर मतलब ये है ना, डिस्पर्स करना, भगाओ उनको।
यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है, मतलब 129 की बात से वो तितर बितर नहीं होता है, तो यदि लोक सुरक्षा। अच्छा कुछ फिर एक सवाल में तुमसे, आप जिस दिन नहीं आए थे हमने डिस्कस किया था, इसमें ना इनक्योरी की परिभाषा निकालो, आप क्या कह रहे हैं? जिस दिन आप नहीं आए थे तो उसमें डिस्कस हुआ था। और इंक्वायरी की परिभाषा के बाद जो नोट्स लिखे हुए हैं ना, उसमें इंक्वायरी को क्या क्या कह रहे हैं, पढ़ा आपने कभी इंक्वायरी? हाँ इसी में नोट्स में inquiry conducted by a magistrate or court. It relates to a matter other than the determination of guilt or innocence to any alleged offence. An inquiry is not a trial under this code. इसका मतलब ये है कि इंक्वायरी क्या है, अदर देन ट्रायल है। ट्रायल में क्या होता है, एक्विटल एंड कन्विक्शन। जांच क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो ट्रायल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जांच में एक्विटल एंड कन्विक्शन का आदेश नहीं होते, दूसरे आदेश होते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी के आदेश। समझ रहे? इंटरप्रिटेशन इसने अच्छा किया है, इसलिए मैंने ला के खड़ा किया। वापस आ गया सेक्शन 130 में। यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है और लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाना जाए, जो उच्चतर पंक्ति के कार्यपालक मैजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बल के द्वारा तितर बितर करवा सकता है। तो सेक्शन नंबर 130 का मकसद है लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए। हाई रैंक के ऑफिसर द्वारा किया जा सकता है। हाँ, हाई रैंक के पुलिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा, उच्चतर पंक्ति के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब उच्चतर पंक्ति का कौन है? यदि सब डिवीजन लेवल है तो एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो कलेक्टर, डीएम। और मान लो डीएम साहब के पास पहुंचने की जरूरत नहीं तो कई बार इनको ही अपॉइंट कर दिया जाता है। आपके बन पड़ेंगे सेक्शन 131 में। ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसी अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेश कर रहा है या अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर कर दे और उसे सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है। गिरफ्तार और परिरुद्ध करना कौन है, कौन सी फोर्स होती है तितर बितर करने के लिए? सिविल फोर्स। आरएसी का नाम सुना आपने? क्या होता है आरएसी का मतलब? रिजर्व आर्म ऐसा कुछ कहते हैं। हाँ, ये जो लकड़ियां वगैरह रखते हैं ना, रिजर्व आर्म नहीं, केडर कहते होंगे शायद, पक्का नहीं पता है। आरएसी की पुलिस ही अलग होती है, पुलिस थाने में अपॉइंट नहीं होती है, उनका एक पूरा डिपार्टमेंट ही अलग ही होता है। तो जब ये पुलिस किसी भी जगह पर ये जो लाठीचार्ज करने के लिए आते हैं, तो ये जो सिविल पुलिस है ना, जो अपने थाने में रहते हैं, ये नहीं होते, वो आरएसी के आदमी होते हैं जो लाठियां ले लेके लाठीचार्ज कर देते हैं। तो ये उस आदमी को आदेश दिए जाने की पावर है। 131 जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा की को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सका। सेक्शन नंबर 130 की बात की अभी कि साहब कार्यपालक मजिस्ट्रेट से तो फिर संपर्क नहीं किया जा सकता, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर करवा सकता है और किन्हीं व्यक्तियों को जो उसमें है गिरफ्तार करना, परिरुद्ध करना, अधीन कार्य करना है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा। और तदनुसार इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालू रखे या न रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करे। क्या कहा? सेक्शन नंबर 130 में यदि मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी सेक्शन नंबर 130 में दी गई बात को एनफोर्समेंट में ला देगा। और कब तक ला देगा? जब तक कि मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए नहीं, उससे संपर्क नहीं हो जाता। और संपर्क होने के बाद जो मजिस्ट्रेट बात कहेगा वो वाली बात उनको। सेक्शन नंबर 132 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के अभियोजन का संरक्षण। तो साहब ऐसा जैसे कि अपन ने जल्लाद को दे रखी है छूट सेक्शन नंबर 78 आईपीसी में। क्या कहा कि साहब किसी भी जल्लाद ने कोर्ट के आदेश के अधीन तो फिर जल्लाद के द्वारा किया गया काम अपराध नहीं होगा, और जब वो अपराध नहीं तो उस पर प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा। इसमें भी क्या किया, इन्हीं ऑफिसर्स को जिन्होंने अभी तितर बितर करने के लिए, चोट लगाने के लिए या फिर लाठीचार्ज का आदेश दिया है, उनके ऊपर इस तरह की कोई अभियोजन नहीं होगा। प्रोटेक्शन है प्रोसिक्यूशन से।
और ऋतिक, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या समझते हो आप बेटा? अभियोजन का क्या मतलब होता है? बताओ। लोक अभियोजक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो प्रोसिक्यूशन करता है। तो लोक अभियोजक अभियोजन करता है, इसका मतलब क्या है? अभियोजन का नहीं पता? दीपक, क्या होता है अभियोजन? न्यायिक कार्रवाई किसके विरुद्ध? इन लोगों के विरुद्ध, तीनों लोग का। अभियुक्त के विरुद्ध सरकार के द्वारा न्यायिक कार्यवाही करके उसको दोषित या फिर दंडादेश किए जाने का आदेश। ठीक है, तो सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि ये सरकार का कर्तव्य है कि समाज में शांति, इसीलिए तो वो प्रोसिक्यूशन करती है। तो इन लोगों को प्रोसिक्यूशन किए जाने का मना होगा, इनके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। और यदि करनी भी है तो जहां कोई ऐसा सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है वहां केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। और राज्य सरकार का कोई सदस्य है तो राज्य सरकार की मंजूरी के बिना ऐसा प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। खत्म। सेक्शन नंबर 129, 30, 31, 32 4 सेक्शन। सिविल बल के द्वारा, सशस्त्र बल के द्वारा। सशस्त्र बल के द्वारा उस वक्त जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट जब अपॉइंटमेंट बात नहीं हो पा रही है। और 132 प्रोसिक्यूशन से संरक्षण होगा। और यदि प्रोसिक्यूट किया भी जा रहा है तो केंद्रीय सरकार है तो केंद्रीय सरकार, और राज्य सरकार है तो राज्य सरकार की सहमति। सेक्शन 133 अच्छा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। न्यूसेंस क्या होता है? कहाँ पढ़ा नलिनी? इंडियन पेनल कोड में न्यूसेंस की परिभाषा कहाँ है? लोक उपता। के आसपास में है या फिर ना 276, 8 वगैरह में है वो। 268 268 लोक उपता क्या था कि साहब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को उसके ऐसा कोई काम करे जिससे कि दूसरे व्यक्ति या वहां रहने वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारों को इस्तेमाल किए जाने में बाध्यता उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, उसको हम कह रहे हैं लोक उत्पाद। 278 वगैरह में तो वो है, 278 पे है। देखो 277 में तो है वातावरण को, हवा को। 278 पे जल पानी को, औषधि वगैरह भी ये 276 के आसपास आ जाएगा। और 279 क्या है? रेशनेस और नेग्लिजेंसी से काम करते डेथ तक का खतरा हो जाना, लोक उपता का खतरा होना। अच्छा, खतरा होना, चोट पहुंचना नहीं है, क्रिएट करना। हाँ, फिर बाद में सेक्शन नंबर 279 को आगे हम कहाँ लेके जाएंगे? 304A, जिसमें कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, सीधे 304A पर आ जाएंगे। हार्ट और ग्रीवियस हर्ट भी नहीं, उपेक्षा से वो तो आगे आएगा 300। पर ये तो डेथ होगी ना। तो फिर तो इनका तो ग्रीवियस फॉर्म कोई होगा 304A। नहीं, ऐसा सेक्शन इसी लाइन में भाई है ना, हार्ट्स और ग्रीवियस हर्ट में भी तो एक सेक्शन है कि सब इंटेंशन। 270 या फिर ना 272 में भी था ऐसा कुछ नेग्लिजेंस में। 272 में तो वो है तुम्हारे 323 या उनका आगे है 300 नहीं 320 में तो हो गया ही है ग्रीवियस हर्ट। इसका कोई प्रोवाइजर नहीं है जिसमें लिख रखा है कि सब बिना इंटेंशन के किसी आदमी को ग्रीवियस हर्ट कारित कर दिया आपने, है ना। 269 में नेग्लिजेंट एक्ट, इससे ना डिजीज और डेंजरस ये 269 की बात करो। 279 में रैश ड्राइविंग। हाँ, जिससे क्या हो गया है, उपति और ग्रीवियस उपति उत्पन्न हुए जाने का खतरा उत्पन्न हुआ है। और फिर ऐसा काम जिससे कि हार्ट और ग्रीवियस हर्ट हो गया 337 causing hurt by endangering life or personal safety of others। हाँ, बाय नेग्लिजेंसी
अंदर है, मतलब इस डिस्क्रिप्शन में whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligent. रेशनी और नेग्लिजेंटली, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 279 से 337, फिर 337 से 304 ए, उसमें क्या हो जाएगी, डेथ ही कमिट हो जाएगी। हाँ, तो ये अभी मैंने हमने डेफिनेशन देखी न्यूसेंस की। न्यूसेंस का मतलब एक जनरल सी बात है कि साहब एक आदमी है जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल किए जाने के लिए सशक्त है, और दूसरा आदमी है वो उनको अधिकारों को इस्तेमाल नहीं लिए जाने दे रहा। जैसे कि साहब हम लोग कॉलोनी में रहते हैं मान लो, और कॉलोनी में हम लोग शाम को घूम रहे हैं, और एक आदमी ने क्या एक शेर पाल लिया, और वो कहता है मैं तो शेर को भी उसमें साथ साथ में लेकर घूमूंगा। क्या आप शेर के डर से अपन लोग वहां घूम सकेंगे, जबकि हमारा अधिकार है वहां घूमने का? या फिर ऐसा हो कि साहब एक मकान है जहां हम रह रहे हैं, उसके पास में एक मकान है जो 3-4 मंजिला बना हुआ है, पर कम से कम 60-70 साल पुराना हो गया, जर्जर अवस्था में, वो तो कभी भी गिर सकता है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि ये कॉलोनी है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, पर उस कॉलोनी में क्या किया, किसी आदमी ने फैक्ट्री खोल ली अपनी, जहां पर टन 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 की आवाज 24 घंटे आती रहती है, तो फिर हम सोएंगे बैठेंगे कहाँ पर? या फिर फैक्ट्री खोल ली जिससे धुआं निकल रहा है बहुत भयंकर, जो घरों के अंदर घुस रहा है। तो ऐसी स्थितियों में क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में किसी आदमी के द्वारा अपने अधिकारों को इस्तेमाल लिए जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसी को हम न्यूसेंस करें। ऐसे न्यूसेंस को हटाए जाने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का साहब के पास पावर है, वो ऐसी सूचना पर जिस आदमी के द्वारा ऐसा न्यूसेंस फैलाया जा रहा है उसको अपने आप कॉल करें और उसे बताएं कि साहब क्यों नहीं तुम्हारे इस तरह की चीजों को हटा दिया जाए, या फिर तुम खुद ही हटा दो। यही प्रोसीजर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 133 क्या कह रहे हैं, लुक न्यूसेंस। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। सशर्त आदेश का मतलब कंडीशनल ऑर्डर है। अब कंडीशन ऑर्डर का क्या मतलब है? कुछ भी मतलब पहले तो ऑर्डर हो जाएगा, फिर उस आदमी को मौका दिया जाएगा क्यों इसको फाइनल, क्यों ना इसको फाइनल। इसका मतलब ये है कि कंडीशन ये है कि साहब या तो आप खुद ही हटा दो, और यदि आप नहीं हटाते हो तो फिर हमें एक ऑर्डर देना पड़ेगा जो एक एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा, वो कंडीशनल ऑर्डर नहीं होगा। नगमा समझ रही हो? कंडीशनल ऑर्डर और एब्सोल्यूट ऑर्डर। कंडीशनल का मतलब या तो कंडीशन ये डाल दी कि या तो आप खुद ही उसको हटा दो, मतलब कोई बाड़ाबंदी कर रखी तो हटा दो, जंगली जानवर को हटा दो, फैक्ट्री को हटा दो, ये होगी कंडीशन। हटा दो आप खुद ही, आप हाँ बिल्कुल ऑर्डर भेजेंगे। अब मान लो वो नहीं हटा रहा है तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस आदेश को एब्सोल्यूट ऑर्डर उसको खुद ही हटवा देगा कि साहब तुमको कंडीशनल दे दी। जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार के द्वारा नियमित विशेषतः सशक्त या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर ऐसा साक्ष्य लेने पर जैसा कि वह ठीक समझे। देखो सेक्शन नंबर 133 में कॉम्पिटेंसी किस किस को बनाया गया है? डीएम, एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और स्पेशल मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ पढ़ा अपन ने? नगमा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन नंबर 21। वो 31 नहीं है, क्या है? 21 है, जिसमें स्पेशल कोर्ट्स के बारे में हमने देखा 13, 18 और 21। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये 3 हो गए मजिस्ट्रेट। कैसे कैसे? एक तो पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट और या फिर अन्य इत्तला प्राप्त होने पर। आरजेएस में सवाल पूछ लिया गया। सेक्शन नंबर 133 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब कैसे इन्फॉर्म, मतलब किस आधार पर अपना ऐसा आदेश दिए जाने के लिए कार्रवाई करेंगे? पुलिस रिपोर्ट पर, अन्यथा इत्तला प्राप्त होने पर, दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो आंसर दोनों। अन्यथा इत्तला का मतलब क्या है? परिवार पढ़ ले, अखबार पढ़ ले, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी साहब ऐसा है जिन्होंने फैक्ट्रियां खोल ली, उसी दिन उसको नोटिस भी भेज सकता है। अन्य इत्तला क्या क्या काम कर सकता है? तो ऋतिक एक बार पढ़ के बताओ। ये 6 काम है, 1 2 3 4 5 6। इस बिनान से पढ़ो जरा। हाँ पढ़ो, क्या है 6 काम? Nuisance should be removed from any public place or from any lake, river or channel, which or may be lawful used by the public. They have the अभी आप ही तो पढ़ रहे थे। रीड की थी बस।
हाँ तो क्या क्या पढ़ा? कोई एक बार पढ़ लिया क्या आपने? किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी, जल सरणी जो जनता के द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। किसी आदमी ने क्या किया है, किसी स्थान पर, किसी मार्ग या नदी पर क्या कर दिया है, अवरोध डाल दिया कि साहब नहीं, ना यहाँ तो यहाँ से ना तो कोई आएगा ना यहाँ से कोई जाएगा। मैंने इस सड़क पर क्या कर दिया, पत्थर डाल दिए कि साहब मैं अपना कमटे का काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं सड़क पर डाल सकता हूँ जिससे कि लोगों का आना जाना अवरुद्ध हो जाए? ऐसा करके मैंने क्या किया, लोगों के आने जाने के अधिकार को इस्तेमाल किए जाने पर बाधा डाल दी। नंबर 1। 2, किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिष्ठित या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए, उसको रखना विनिमय किया जाना चाहिए। कि साहब सामान क्या बेच रहे हैं, एसिड्स, केमिकल्स वगैरह सड़क पे खोल कर रख दिए जिसकी स्मेल वगैरह आती जा रही है, लोगों को, वहां के आदमियों के साथ परेशानी हो रही है। या फिर मिर्ची मसाला का कोई उद्योग है जिसमें वो मिर्ची मसाले क्या कर रखा, उसने सड़क पर बाहर पाटियां रख के उस पर उनके अंदर टब के अंदर मिर्चियां भी रख दी। आप जब यहाँ से जाओगे ना, यहाँ से अपन बादशाह के झंडे की तरफ जाते हैं तो आप देखना 4-5 दुकानें ऐसी मिलेगी। छोटी वाली सब्जी, छोटी वाली सब्जी, अच्छा वहां पे भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ बादशाह का झंडा जो है ना, यहाँ पर ही 4-5 दुकानें मिलेगी। एक्चुअली ये खतरनाक काम है वैसे तो। राह चलते राहगीर के आंख पर मेरे चूड़ती हुई आंखों में घुसे तो बेचारा होती है ना। यदि इसकी कंप्लेन करनी रहेगी तो किससे कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सेक्शन नंबर 133 में फोटो क्लिक कर ले या फिर संबंधित जो भी घटना है उसको आप रिपोर्ट करके बात मजिस्ट्रेट साहब को बता दें, मजिस्ट्रेट साहब सीधा कॉल कर सकते हैं। तो 2 बातें हुई है, 1 रास्ते को रोकना, 2 ऐसा कोई व्यापार या कोई उपजीविका चलाना, 3 किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिसमें कि संभव है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाना चाहिए। कि साहब भवन का निर्माण करवा रहे हैं, पर भवन का निर्माण किए जाने के लिए पहले पुख्ता इंतजाम करें कि साहब पहले तो एक नीचे का आधार बनाए, उसके बाद में ऊपर का बनाए। ऐसा नहीं कि जर्जर अवस्था में ऊपर से पहले गिर रहा है उसके ऊपर और काम करवाना शुरू कर दिया। 3 कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई भी वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभावना है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्ति को उससे हानि हो, परिणामतः है ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना। कोई पुराना जर्जर अवस्था में कोई पेड़ है, कोई मकान है, कोई तंबू का मतलब कि साहब कोई मकान है गिरने वाला है, अब आप क्या करो साहब, या तो मकान हटा दो, मकान भी हटाना चाहे तो या तो कोई पिलर लगा दो, सपोर्ट्स लगा दो, ये कर दो। और 5वां, ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पास किसी तालाब, कुएं या उत्खान को इस प्रकार से बाढ़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। कि साहब किसी आदमी ने क्या किया, अपने घर के रास्ते के पास में नीचे होदी खुदवा दी और वो होदी क्या बहुत बड़ी ओपन है और वहां पर क्या बना दी, स्लॉप बना दी, कोई भी जानवर भी गिर सके, बच्चे भी गिर जाए, आदमी भी गिर जाए। तो क्या कहा कि ऐसे किसी भी चीज को या गांव शहर में ऐसे किसी तालाब के बाढ़ लगा दी जानी चाहिए। एक बात थी पहले वाली बाढ़ हटाने की, दूसरी बात है बाढ़ लगाने की, और अंतिम किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना। एक कुत्ता पाल रखा है किसी आदमी ने, कौन सा वाला, एक जो कुत्ता है जर्मन शेफर्ड, तो फिर भी इतना काटता नहीं है, हाँ वो तो पालतू जानवर है। अच्छा है। अपने में से किसी के, आपके पास भी एक डॉगी पालने वाला जर्मन शेफर्ड था, मतलब नहीं फार्म का देसी है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, कुछ मतलब डॉगी पालने में एक प्रॉब्लम ये भी है, फिर अपन घर में उसको अकेला छोड़ के जा नहीं सकते, या तो उसकी हिफाजत करने के लिए रखो, एक जना चाहिए होता है, या उसको साथ साथ लेकर घूमो, ये समस्या है। रहता ही नहीं अकेला नहीं रहता, फिर मतलब वो साथ पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। वो बहुत है ना, वो उसको खुला रखते हैं, वो सीधा ऊपर आता है। अच्छा, हाँ। एक है ना लेब्राडोग भी आता है, लेब्राडोर है ना, है। पर है ना उसका जो छोटा पिल्ला रहता है ना, वो बहुत सुहावना लगता है, बहुत क्यूट लगता है बेटा। बहुत आलसी होता है और खाली भाव भाव करता सर है। मैं तो ये बताओ, आपके बच्चे कहाँ गई? मैं रोज ही सोच रहा हूँ क्या आज बोलता हूँ। वो तो गई होगी, सारी मर गई होगी। तीनों मर गई है। आपको एक्वेरियम चाहिए ना, तो उधर मिलता है, मेरी गेट पे। मेरी गेट पे गुड़िया के नीचे इस पर खुले ही नहीं
छोटा भी मिल जाएगा? सब मिलते हैं, मतलब कुत्ते हैं, मछली, चिड़िया मुर्गा, भी है उसके पास, खरगोश भी है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बिल्ली रखी थी, ला दो। वो हालांकि किसी पड़ोसी की थी, वो 5-7 दिन के लिए गया था तब यहाँ रखी थी। अब हमारे लिए समस्या यही था कि बाहर जाना पड़ता है, उसको कौन रखे फिर यहाँ पर। एक पिंजरा भी था, पर वो छोटी बिल्ली बेटी इतनी नादान और इतनी ज्यादा हरकतें करती थी जिसकी कोई हद नहीं। सोती कैसे थी पिंजरे में? अभी ये सब पढ़ेंगे वो भरोसे कोटी में तो ना कि बातें हो रही फिर बेचारा बच्चा करेगा क्या? अच्छा, हिड़किया का मतलब क्या होता है? पागल हो जाता है, वो आए दिन काटता रहता है वो उसकी। हमारे ना उधर दादी के रेती साइड में एक है, पता नहीं उसका नाम मुझे नहीं पता, वो कौन सा वाला है। वो खुद के घर के लोगों को ही काट लेता है। एक है ना मतलब जैसे उनके ससुराल में, तो उनकी मतलब क्या बोलते हैं। इन 6 तरह की स्थिति में आदेश दिया जा सकता है। हल्की सी बात करते हैं। फर्स्ट आदेश में देखा हमने कि यदि उसने कोई बाधा उत्पन्न कर रखी तो उसको हटाना है। दूसरा देखा हमने यदि कोई काम धंधा व्यापार ऐसा कर रखा है मिर्ची मसाले वाला। तीसरा कोई मकान वगैरह ऐसा बना रहा है जो कि गिर नहीं जाए। चौथा कोई पुराना मकान या ऐसा कोई पेड़ जो जर्जर अवस्था में। पांचवा टैंक वगैरह खुला छोड़ दिया, आसपास कुएं वगैरह। पहले में थी बाढ़ हटाना, चौथा 5वें में बाढ़ लगाना, और छठा और अंतिम फिर ऐसी स्थिति में। हाँ, वापस बताओ बेटा। डीजे बजा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। हाँ, तो आपके वहाँ पे कोई डीजे का सेंटर है? ठीक है। हाँ, क्या 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 खोज रहे हो ऋतिक? मर्सिडीज है क्या? मर्सिडीज क्या कह रहे हैं? ये लिखा हुआ ना मर्सिडीज। हाँ, इसने बढ़िया मर्सिडीज है। नहीं, मर्सिडीज मतलब होता अब देखो अब क्या आदेश क्या दे रहा है। यदि उसको मजिस्ट्रेट साहब को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन 6 के बारे में कुछ सूचना मिली है, तो तब ऐसा मजिस्ट्रेट किसी बाधा, न्यूसेंस, ये सब के सब हो जाएगा, जीव जंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना उस आदेश में नियत किया जाए, कंडीशनल ऑर्डर है कि साहब या तो अगले 2 महीने में या अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, ऐसी बाधा को हटा दे जो कि सबसेक्शन नंबर 1 में देखिए। सबसेक्शन 2 में उपजीविका चलाना छोड़ दे या ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे जैसे कि निर्दिष्ट की जाए, ऐसा माल या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखने या रीति से विनियमित किया जाए। जैसे मिर्ची बेच रहे हैं पर मिर्ची को आगे क्या कर दे, वो कांच के कंटेनर लगा दे जिससे कि ऐसा खतरा बंद हो गया। तीसरा, ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे या ऐसे पदार्थ से वैन में परिवर्तित कर दे। क्या हुआ दीपक? ठीक है। चौथा, ऐसे भवन या संरचना को हटाना या मरम्मत करना कर लोगे। पांचवा, तालाब कुएं उत्खनन पे बाड़ लगाना। छठा, ऐसे जीव जंतु को उस रीति से नष्ट करें, परिरुद्ध करें या उसका व्ययन करें जो उस आदेश में उपबंधित है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऐसे किसी आदमी को जिसके कब्जे में या जिसके स्वामित्व में ऐसी चीजें हैं उसको बताया है। अच्छा, उसके पड़ोसी को आदेश दे सकता है क्या? पड़ोसी को क्यों देगा? उसी आदमी को देगा, या तो जिसके जो उसका ओनर है या फिर जो उसका पोजीशन, जिसके पास वो पोजीशन, या तो ऐसा सशर्त आदेश देगा, अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर जो उस आदेश के द्वारा नियत किया जाएगा हाजिर हो और इसके पश्चात उत्बंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए। तो क्या हो गया? नोटिस दिया, सामने उपस्थित हो और बताओ कि साहब क्यों नहीं इसको हटा दिया जाए, आपके पास में कोई रीजनेबल कारण है क्या? सबसेक्शन 2, मैजिस्ट्रेट के द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से किए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब सेक्शन नंबर 133 में दिए गए आदेशों को आप जुडिशियल कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे सर न्यूसेंस के बारे में अगर वहाँ एप्लीकेशन दे रखी है, कोई मुकदमा चल रखा है तो अलग बात है, दावा चल रखा है तो अलग बात है। तो अगर इस वाले आदेश को वहाँ प्रीवेल, मतलब यहाँ वाले आदेश को सिविल पे प्रीवेल कर रहे हैं। देखो, न्यूसेंस भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है पब्लिक न्यूसेंस और एक होता है
प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस है तो या तो हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 267 में पुलिस थाने में रिपोर्ट करवा के उसके खिलाफ यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज करवा देंगे, या क्या करवा सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं कि साहब न्यूसेंस करना है। ये होगा कौन सा, पब्लिक। और यदि प्राइवेट न्यूसेंस है तो प्राइवेट न्यूसेंस आपको उस आदमी के विरुद्ध सिविल कार्रवाई किए जाने का आधार देता है, क्रिमिनल कार्रवाई करने का नहीं। ठीक है, तो आदेश किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अच्छा, सबसेक्शन नंबर 1 में भी अपन ने पढ़ा कि साहब उस आदमी को बुलाया जाएगा और उस आदमी को बुलाए जाने के बाद में भी रीजनेबल ग्राउंड यदि वो नहीं दे पाता है तो फिर इसी आदेश को, जो अभी तक कंडीशनल आदेश था, वो ऑर्डर को क्या कर देगा, एब्सोल्यूट ऑर्डर बना देगा और उसको सुनवाई का मौका दिए जाने के बाद में। सेक्शन नंबर 134 एक जनरल बात कह रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो 133 में मैजिस्ट्रेट को मिली है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में सामने वाले आदमी को आदेश देगा अपने समक्ष उपस्थित होने का, जिसकी तामील सम्मन की तामील के भांति की जाएगी। सबसेक्शन नंबर 1, आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह किया गया है यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो कि सम्मन की तामील पे होगी। सेक्शन 135, अच्छा क्या पढ़ रहा है जीतू, क्या दीपक क्या पढ़ रहा है, यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जाती है तो प्रकाशित उद्घोषणा के द्वारा कर लेंगे, हो जाएगा अखबार में। सेक्शन 135, जिसको सम्मन की तामील की गई है उसका यह कर्तव्य होगा कि सम्मन की तामील में वहां पर मौजूद हो। 36, उसके ऐसा करने में असफल रहने पर, सब कोई भी आदमी किसी पब्लिक सर्वेंट का आदेश नहीं मानता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, आईपीसी के सेक्शन 188 की कार्रवाई की जा सकती है। जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया, क्या मतलब हुआ सेक्शन 137 में कि साहब कोई आदमी क्या कहेगा कि सर ये जो मैंने बाढ़ डाली है या फिर ये जो मैंने अपना फैक्ट्री चलाई है, यहाँ पर जिस किसी आदमी को रेस्ट्रेंट हो रहा है ना, वो उनका पब्लिक राइट नहीं है, ये मेरा अधिकार है, मैं उसमें काम कर सकता हूँ। जो मैंने जगह पर पत्थर डाल रखे हैं ना, वो कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है, वो मेरा खुद का पर्सनल जगह है। तो ऐसी जगह में क्या लिख रखा है, जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। पढ़ो तो दीपक। अच्छा क्या होगा, मतलब मान लो मैं कहता हूँ कि सर वो जो पत्थर डाल रखे हैं वो मेरी जगह है, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या मांगेंगे मुझसे, सबूत मांगेंगे, सब तुम्हारे कागज पेश कर दो। यही बात है, इसमें यही लिख रखा है कि साहब लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है और यदि ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट 138 के अधीन कार्रवाई करने से पहले उस बात की जांच करेगा। और जांच में क्या क्या कर रखा है, यदि ऐसी जांच मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इनकार से समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो कार्रवाई तब तक के लिए रोक देगा जब तक कि ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारी बात हो गई। यदि सिविल कोर्ट में ऐसी बात ऑलरेडी चल रही है कि उस प्रॉपर्टी के पोजेशन या ओनरशिप के लिए ऑलरेडी बात डाल रखी है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कहना है कि सर उसमें मैं सिविल लड़ाई लड़ रहा हूँ, तब तक ये अपनी कार्रवाई रोक लेगा, सिविल कोर्ट जब तक आदेश नहीं दे देगा। और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो धारा 138 की कार्रवाई करेगा। और धारा 138 की कार्रवाई की है जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां पर प्रक्रिया। किस तरह से लेगा, संबद्ध मामलों की तरह से उसके साक्ष्य लेगा, सेक्शन नंबर 138 में। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है, सेक्शन 138 का दूर पढ़ रहा हूं मैं, आदेश या जैसा कि मूल्यतः किया गया था उस रूप में या परिवर्तन के साथ में जिसे वह आवश्यक समझे युक्तिक उचित है तो वह आदेश यथास्थिति परिवर्तन के बिना और ऐसे परिवर्तन सहित अंतिम कर दिया जाएगा। क्या कहा कि सर वो जो पत्थर डाले हुए हैं वो मेरी खुद की जमीन पर है, अंतिम रूप से पता चला कि आधी जमीन तेरी थी आधी जमीन सरकारी है, तो क्या कर देंगे कि साहब वो तुम्हारे जो भी सामान डाला हुआ वो तुम्हारे जमीन तक सीमित कर दो और वो रास्ता वहां से खोलो। तो अपने आदेश में उपांतरण किए जाने के बाद में उसको अंतिम कर देगा। तो इसमें सर वो परिवर्तन कर रहा है अपना। हाँ भाई, हुआ क्या है, उसने आदेश दे दिया कि आप उस मकान को हटाओ। उसने आकर कह दिया कि सर मैं अपना ये हटा ही रहा हूँ, मेरे को 2 महीने का समय। फर्स्ट में तो क्या कहा था, इमीडिएट हटाओ, फिर बाद में क्या कहा 2 महीने का समय, तो अपने आदेश हो गया। अब
दीपक चलेगा सेक्शन नंबर 362 में। जैसे 362 में कहता आदेश बोलेगा 362 न्यायपालिका के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा इस्तेमाल की गई शक्तियों के इस्तेमाल में, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, चलो आगे। यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो कार्रवाई। स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश और विशेषज्ञ की परीक्षा की मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी साहब। भाई वो क्या खुद तो जाएगा नहीं, कर सकता है। मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा आदि देने की शक्ति हो जाएगी। आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम क्या होंगे साहब? यदि आदेश अंतिम कर दिए जाते हैं तो उसके संबंध उस समय के अंदर अंदर वो काम हो जाएगा। सूचना देना है उसको। देखो, एक तो 141 के फर्स्ट में होगी, 188 की कार्रवाई हो जाएगी, पब्लिक ऑफिसर के आदेश को नहीं मानना। दूसरा, यदि ऐसा कोई कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करवा सकता है और उसके किए जाने से हुए खर्चे को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के जो उसके आदेश के द्वारा हटाई गई विक्रय के द्वारा अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के करस्तम और विक्रय के द्वारा वसूल किया जा सकता है। तो पहले तो आदेश मजिस्ट्रेट दे देगा, मजिस्ट्रेट का आदेश दिए जाने के बाद भी वो नहीं कर रहा है, करा रहा है तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट को। नहीं, फिर कौन करवाएगा काम? मजिस्ट्रेट साहब को खर्चा कहाँ से लाएगा? उसकी प्रॉपर्टी, ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीज करके विक्रय कर। करस्तम मतलब सीज है सर। करस्तम का इंग्लिश का लिखा हुआ है साहब, डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या होता है करस्तम, बताओ? पहले भी आया था, कहां पर आई थी? बड़ा तो एक कोई कार है, मतलब मान लो मैं कार लेकर आ गया, फाइनेंस करवा के चला रहा हूँ, किस्त भर रहा हूँ। कार हालांकि मेरे पास में कब्जे में कब आनी चाहिए? जब तक कि मैं किस्तें पूरी नहीं भर दूं, पर कार अभी भी मेरे कब्जे में किस्तें चलती रहेगी। इसको हम क्या कहेंगे? ये अडाने तो है नहीं, ये किस में है? करस्तम में। मतलब उस प्रॉपर्टी को सीज तो कर लिया जाएगा पर ओनरशिप आपकी बनी हुई रहेगी और कह दिया जाएगा कि साहब तब तक आप मेरे पास में रहेगी जब तक कि आप मुझे इन पैसों का भुगतान नहीं कर देते। मान लो मैं उस कार की, हाँ क्या कह रहे हो नलिनी? अभी तक उसके ऊपर लायबिलिटी है, उस संपत्ति पर लायबिलिटी बनी हुई रहना। मान लो मैं कार का पैसा नहीं भरता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में कार को वो अपने पास में सीज कर ले जाएंगे, जो फाइनेंस वाले वो घूमते हैं वो लोग, तो उसको करस्तम कहते हैं। पर हमें वहां यहाँ पर करस्तम शब्द पे इतना जोर नहीं देना है। प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा, विक्रय करवा सकता है। सेक्शन 142 जांच के लंबित रहने तक न्यायाधीश मत पढ़ना, केवल याद रख लेना। सेक्शन 143 लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति और उसे चालू रखने के लिए प्रतिषेध कर सकता है। एक बार मना हो गया, अग्नि एक बार मना हो गया, फिर कह सकता है आगे से भी नहीं करोगे, ध्यान रखना, हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 133 से 132 तक में एक प्रक्रिया बता रखी थी जिसमें कैसी स्थितियों में ऑर्डर दिया जाएगा। ऐसे ऑर्डर में मतलब स्थितियां क्या क्या होगी और उसमें ऑर्डर क्या देंगे। एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं, कंडीशनल ऑर्डर कब रहेगा और वो एब्सोल्यूट ऑर्डर कब बनेगा, हो जाएगा, कार्रवाई भी हो जाएगी। अब आगे हम सेक्शन नंबर 144 पर, जो कि चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर सी है। 144 और 144A दो ही सेक्शन है इसमें। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले, अभी तो क्या थे? ढीले ढाले मामले थे, सूचना आ गई, ये अर्जेंट मामले। अर्जेंट मामले का मतलब यदि इमीडिएट काम नहीं किया गया तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। इसको अपन थोड़ा सा देख रहे हैं, क्या लिख रहा है? उन मामलों में, अच्छा मुस्कान आ गई क्या? उसको बुला लेना अंदर, 5-10 मिनट की बात हो रहा है। उन मामलों में जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार, अंदर बुला लो, मैं बुला लेता हूँ उसको। उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया मजिस्ट्रेट किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। कौन कौन है? डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की राय में यह आधार है कि तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। तो इस सेक्शन का मोटो क्या है? इमीडिएट डिस्पोजिशन करना है, तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। तो जब तक कि ये आधार नहीं होता तब तक 133 की कार्रवाई नहीं होगी।
सॉरी 144 के, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश के द्वारा जिससे मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 के द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को क्या आदेश दे सकता है? कार्य विशेष न करने का आदेश दे सकता है, या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधनाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश दे सकता है। मतलब ये हिड़किया कुत्ता है, इस हिड़किया कुत्ते को आप अपने कब्जे के अंदर रखो, या फिर ये मसाले की प्रॉपर्टी है, ये जो आपने सड़क पर खोल के रखा है उसको कांच के अंदर लगा के रखो, दे सकता है। जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से ये संभाव्य है या ऐसे निर्देश की ये प्रवृत्ति है। देखो 3-4 बातें समझिए अपन ने। नंबर 1 तो मजिस्ट्रेट की राय है क्या कि इसका तुरंत निपटारा और शीघ्र उपचार करना जरूरी है। तो क्या कह सकता है? कोई भी व्यक्ति को कार्य विशेष नहीं करना, या फिर किसी भी व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति है तो उसको विशेष रूप से डालना, और ऐसा किए जाने से रिजल्ट क्या क्या हो जाएंगे कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, शोभ, क्षति का या मानव जीवन स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे का या दंगे का निवारण हो जाएगा। नंबर 1 बात तो राय है कि जल्दी से कार्रवाई करना। नंबर 2 क्या कार्रवाई करना कि उस आदमी को कहे आप ये कार्य विशेष नहीं करें, या फिर वो जो संपत्ति है उसको स्पेशल रूप से आप विनियोजित कर ले, मतलब इसको इसी ढंग से करें। अच्छा, ऐसा आदेश दिए जाने का रिजल्ट क्या होगा? ये 4 रिजल्ट होंगे। नंबर 1 किसी भी व्यक्ति को बाधा, शोक या क्षति। नंबर 2 मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा। नंबर 3 लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का। नंबर 4 बलवे का, या नंबर 4 किसी दंगे का निवारण हो जाएगा। आरपीसी के एग्जाम में 2012 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सेक्शन नंबर 140 में दिए जाने वाले आदेश की उद्देश्य क्या क्या होंगे, या क्या क्या कार्य किए जाने के लिए आदेश दिया जाएगा। तो ये जो 5 बातें हैं ना, ये इस बात का मकसद है कि साहब हम यदि ऐसा आदेश दे देंगे तो उसके रिजल्ट इस तरह के आ जाएंगे। कर लोगे, 5 बातों को ध्यान रखोगे। कौन दे रहा है आदेश? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कब? जबकि उसकी ये राय है कि उस काम को अतिशीघ्र करना जरूरी है। ऐसा किए जाने मतलब क्या किए जाने का आदेश देगा? किसी आदमी को कोई कार्य विशेष करना या फिर किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना स्पेशल फॉर्मेट में। ऐसा किए जाने से हो जाएगा क्या क्या? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बातें जो है। तो इस सेक्शन नंबर 134 को यदि आप आने वाले समय के लिए आसान करना चाह रहे हो, 144 को, तो फिर याद रखना अभी जो अपन ने 4-5 बातें की है, क्यों, कब, कैसे और परिणाम, उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेना चाहिए। इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी है कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह आदेश निर्दिष्ट सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप से पारित किया जा सकता है। नगमा क्या होता है एक पक्षीय कार्यवाही? मतलब एक्स पार्टी आदेश का मतलब क्या है? आप जैसे ही वो कागज लेकर पहुंचे और आपने कहा कि सर वो तो मकान गिर ही जाएगा, आप तो हाथों हाथ उसको आदेश दो, तो सेक्शन नंबर 133 में तो क्या बताया था? उसको सूचना। जबकि 144 में क्या बताया? अर्जेंट मामले में अतिशीघ्र काम करना। तो एक पक्षीय आदेश भी दे सकता है, हाँ हो जाएंगे। इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाए निर्दिष्ट किया जा सकता है। क्या लिखा है? अपन क्या करते हैं, आपको पता है, जब भी कभी कोई दंगा या फिर लड़ाई होती है तो 144 धारा लागू कर देते हैं, और 144 धारा लागू करने के मतलब फिर बाद में अपन क्या समझते हैं? 5 या 5 से अधिक आदमी इकट्ठा नहीं होगा, मतलब अनलॉफुल असेंबली नहीं बनेगी। तो क्या सेक्शन नंबर 144 में 5 या 5 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना ही मना है, या किसी भी आदमी को मना किया जा सकता है? ये यही जवाब है इसका। इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को मतलब एक आदमी भी है, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं निर्दिष्ट किया जा सकता है।
कोरोना में जब 144 लागू थी धारा, तो कितने आदमी को सड़क पर घूमने का मना किया गया था? हाँ। किसी एक आदमी को भी कि सड़क पर कोई नहीं घूमेगा। कहा था? ग्रुप में खड़े रहने के लिए भी तो मना था। ग्रुप में खड़े रहने के लिए भी मना था, और किसी एक आदमी को भी मना कर सकते हैं। तो 144 में जरूरी नहीं है कि 5 आदमी से ज्यादा आदमी को इकट्ठा होने का मना करे, किसी व्यक्ति विशेष को भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 144 में दिया गया कोई भी आदेश की तारीख से 2 माह से आगे प्रवर्तित नहीं रहेगा, पर प्रोविजो में दे रखा है कि यदि राज्य सरकार चाहे कि ऐसा करना जरूरी है तो ऐसे 2 मास को आगे और कितने महीने तक बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने तक। तो लिख देना 2 + 6 = 8 मंथ। ये हो गया सेक्शन नंबर 144। अर्जेंट मामलों में उद्देश्य देख लिए, समय अवधि देख ली, सरकार कितने वक्त तक और बढ़ा सकती है। सेक्शन नंबर 144A, आयुध सहित जुलूस या सामूहिक क्वायात या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति। एग्जाम्पल देते हैं कई बार आपको। अजमेर में जब 2005 में इनकी सरकार थी, सॉरी 2005 में अशोक गहलोत की सरकार थी, 2003 में तो हाँ 2005 से पहले अशोक गहलोत की सरकार थी, 2004 में बीजेपी की नहीं इनकी वसुंधरा राजे की सरकार आई थी वापस। हाँ, क्या हुआ कि प्रवीण तोगड़िया साहब ने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक रैली निकालने का प्रयोजन किया था, जिसको उन्होंने त्रिशूल बांटी थी। और त्रिशूल क्या है? शस्त्र। क्या लिख रखा है? आयुध सहित जुलूस निकालने के बाद तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में कि साहब इस तरह का काम कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट वहां लोक शांति, लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो लोक सूचना या आदेश के द्वारा अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जुलूस से आयुध ले जाने या किसी लोक स्थान में आयुध सहित कोई सामूहिक कवायद या प्रशिक्षण व्यवस्था का आयोजित करने से या भाग लिए जाने से प्रतिषेध कर सकता है। सबसेक्शन नंबर 3, ऐसे आदेश कितने समय तक के लिए एग्जिस्टेंस बनेगा? 3। और 144 का आदेश कितने समय तक था? 2 महीने को आगे कब तक एक्सटेंड कर सकते थे? इसको आगे कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं? तो इस आदेश की अवधि कितने महीने तक रह जाएगी? 9 महीने। और 144 की 8। सेक्शन 145। हाँ, क्या हुआ? इसमें ओनली डीएम ही कर। हाँ, सेक्शन 144 में केवल डीएम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सेक्शन 145, पहला और इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन नंबर 145 और 147 को इंटरलिंक करके देखना। 145 में बात लिख रखी है जहां भूमि या जल के संबंध विवाद से परिशांति भंग होने की संभावना हो। किससे? भूमि या जल से संबद्ध विवादों से। सेक्शन 147 ने लिखा भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद। 147 जहां पर अधिकार की बात कर रहे हैं, 145 जहां पर स्वयं भूमि के बारे में इस बात कर रहे हैं। कर लोगे 145 और 147 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है 145? परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। जब किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला पर समाधान हो जाता है। देखो याद रखना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिल रही है आइदर और अदर देन पुलिस रिपोर्ट। स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी भूमि या जल या उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद विद्यमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर के द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर। अच्छा, ऐसा कब होता है कि साहब जब किसी एक समुदाय विशेष ने दूसरे समुदाय विशेष की प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाने की कोशिश कर ली है, वो कह रहा है कि साहब प्रॉपर्टी हमारी है, वो कह रहा है प्रॉपर्टी हमारी है। मेड़ता का बात बताई थी, डांगावास का मामला हुआ था। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ने के समूह के व्यक्तियों की प्रॉपर्टी थी करीब 60 बीघा जमीन, और वहां नागौर और वहां पर क्या है कि जाटों की बहुलता है, मतलब सक्षम है वहां पर। वो चाह रहे थे कि ये प्रॉपर्टी हम हमारे कब्जे में ले लें। तो इन जाट ने मिलकर क्या किया, मेघवालों की उस प्रॉपर्टी के अंदर घुसकर 2 आदमियों को तो ट्रैक्टर से कुचला और एक आदमी की बंदूक से गोली लगा के टैप टपेट की गई।
और फिर बाद में इसकी सीबीआई से भी मांग करने के लिए बैठी और अभी भी आज भी करीब 38 आदमी जेल में बैठे हुए हैं। बात 2016 से है, अभी तक चल रहा है। अच्छा, सीबीआई की इंक्वायरी हुई है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है या स्टेट गवर्नमेंट की? जब हमने सीआरपीसी देखा तो हमने क्या कहा, किसी भी कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, तो ये जो सीबीआई के पीपी होंगे वो कौन सी पैरवी करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की, और बाकी के जो पीपी होंगे स्टेट गवर्नमेंट की। तो वो पीपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीपी है वो फिर उनको प्रोसिक्यूट करवाने के काम करता है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना बेटर कि साहब आप तो सीबीआई को हैंड ओवर कर दो सीबीआई को। तो सीबीआई के हैंडओवर में फिर उसकी पैरवी कौन करेगा उस कोर्ट में? सेंट्रल गवर्नमेंट का पीपी, जिसको हम सीबीआई के पीपी के नाम से जानते हैं। एग्जाम होता है सीबीआई के पीपी का। हाँ, तो ऐसी जमीन पे क्या था कि साहब मान लो वो मेघवालों और चौधरी की लड़ाई थी, तो यदि कोई इत्तला मिल जाती तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उन दोनों को आदेश भेज देते कि साहब आप आओ, तुम्हारे इस प्रॉपर्टी को हम उस वक्त तक रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं, कब्जे में ले लेते हैं, जब तक इस बात का विनिश्चय नहीं हो जाता। वास्तविक कब्जे के बारे में अपने कागज पेश कर देंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने। सबसेक्शन 4, मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने का अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों को जो ऐसे पेश किए जाएंगे परिशीलन करेगा और पक्षकारों को सुनेगा। कागज दोनों की तरफ से आगे दोनों पक्षकारों को सुन लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोवाइजो में क्या लिख रखा है? परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्यथा इत्तला को प्राप्त हुई है ठीक 2 मास के अंदर या उसकी तारीख के पश्चात उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख से पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो वह यह मान सकेगा कि इस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। क्या कहा इसने? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना मिली पुलिस से या अदर देन किसी पुलिस सोर्स के, दोनों के कागज लेकर आ गया, दोनों बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पता चला कि यह आदमी वो है जिसको इस बात का आदेश दिए जाने के 2 महीने पहले से जबरदस्ती खाली करवाया गया है, तो फिर किसका कब्जा मानेगा? वो उसी आदमी का जिसका इस 2 महीने के अंदर अंदर खाली करवाया। सबसेक्शन नंबर 5, दोनों पक्षकारों ने मान लो कोई राजीनामा पेश कर दिया या सिविल कोर्ट की कोई डिग्री पेश कर दी, तो ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पक्षकारों को किसी भी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि साहब पूर्वक प्रकार का विवाद वर्तमान में नहीं रहा है, और यदि ऐसा वर्तमान में नहीं रहने का डिस्प्यूट के बारे में सूचना आ जाती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने आदेश को रद्द कर देगा। सबसेक्शन नंबर 10, इस धारा की कोई भी बात धारा 160 के अधीन कार्रवाई करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों को अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी। परिशांति कायम रखने के लिए वो बात फिर भी कर सकता है। 146, विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। रिसीवर क्या होता है नलिनी? जब तक कोई बात चल रहा है तब तक करना, जो भी केयरटेकर जो भी आदमी होगा वो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। सीपीसी के कौन से ऑर्डर में रिसीवर पड़ते हैं? रिसीवर मामले के पूर्व, मामले के दौरान या मामले के पश्चात रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। और वो रिसीवर की क्या ड्यूटी रहेगी कि साहब जब तक कि दोनों पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय नहीं हो जाता, इस संपत्ति से संबंधित जितने भी खर्चे हैं, किराए हैं, मेंटेनेंस है, उन सबको देख रेख कौन करेगा? रिसीवर। अच्छा, एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने रिसीवर अपॉइंट किया, बाद में सिविल कोर्ट में दावा चल रहा है और सिविल कोर्ट में अपना रिसीवर अपॉइंट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में कौन सा रिसीवर प्रिवेल करेगा? और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रिसीवर उसी दिन से अपने पावर्स को विड्रॉल करवा लेगा। 146 ने पावर बताई है कुर्क करने की, है ना?
सब सेक्शन नंबर 2, जब मैजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है तब वह ऐसी विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो वह ऐसे किसी का भी इंतजाम कर सकता है। प्रोविजन में क्या है, परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय के द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया गया है तो ऐसा मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय के द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे और तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा या दोष मुक्त करेगा। ये कोई दोष मुक्ति दोष सिद्धि नहीं है, उसके कार्य से उसके ड्यूटी से डिस्चार्ज करना है। ऐसे अन्य अनुसांगिक या परिणामिक आदेश कर सकेगा जो न्याय संगत समझे। सेक्शन 147, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के संबंध का विवाद। बात सेम लिख रखी है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है। तो ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ये अपेक्षा करेगा, लिखित आदेश देगा कि आओ साहब न्यायालय में हाजिर हो और अपने अपने दावे का लिखित कथन पेश करो। अच्छा, इसमें मजिस्ट्रेट आगे से आदेश दे रहा है कि तुम तुम्हारे दावे पेश करो। इसमें कोई आदमी खुद आकर अपना दावा पेश नहीं कर रहा है। मजिस्ट्रेट पर लायबिलिटी इंपोज की गई है। क्यों? क्योंकि किसी भी समाज में लड़ाई नहीं हो, विवाद नहीं हो, उस बात को लड़ाई होने से पहले ही विनिश्चित कर दिया जाए। सबसेक्शन 2 पक्षकारों को सुनेगा। सबसेक्शन नंबर 3, यदि किसी ने कोई बाधा डाल रखी है या फिर उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मना कर सकता है, उसको हटाएगा। परंतु जहाँ ऐसा अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जाता है वहां तब वह ऐसे अधिकार का प्रयोग के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या इत्तिला पर जिसका परिणाम स्वरूप जांच प्रस्तुत की गई है प्राप्ति के ठीक पहले 3 मास के अंदर नहीं किया गया है, अथवा जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसमों में या विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है वहां जब तक ऐसे अधिकारों का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व से ऐसे मौसमों के अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से अंतिम अवसर पर नहीं किया गया, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। क्या आदेश की बात कह रहा है? किसी भी आदमी के द्वारा उस प्रॉपर्टी को नॉर्मल सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने के बाद, हालांकि सब सेक्शन 3 का हस्तक्षेप का प्रतिशत करेगा, पर यदि वो कहते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसी प्रॉपर्टी पर मैंने इसी समय विशेष के लिए जो गेहूं वगैरह उगाए थे उसको काटना पड़ेगा, तो पिछले ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के 3 महीने तक लगातार यदि वो काम कर रहा है या फिर कोई मौसम विशेष स्पेशल सीजन के विशेष उसको इस्तेमाल में ले रहा है, तब फिर ऐसा हस्तक्षेप नहीं करेगा। कह देगा साहब एक बार आपके इस्तेमाल किया हुआ है उसको आप यूटिलाइज करो, उसके बाद में इस अधिकार को हम इस्तेमाल में इसको देख लेंगे। हो जाएगा सेक्शन 147। 148 स्थानीय जांच, सेम ये वही बात है जो भी अपन ने सेक्शन नंबर 137 में देखी थी, स्थानीय जांच के बारे में बात। चैप्टर नंबर 11 पुलिस का निवारक कार्य, 149 से 153 तक के ही सेक्शन है। 149 निवारक कार्य का मतलब प्रिवेंटिव स्टेजेस है, अपराध घटित होने के पहले की सिचुएशन। प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। एवरी पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस को किए जाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा और सामर्थ्य नहीं पूछा जाएगा उसको कि साहब आपने ऐसे ऑफेंस को रोकने के लिए क्यों इसका हस्तक्षेप किया, क्योंकि कॉम्पिटेंसी दे दी है सेक्शन 149 में। सेक्शन 150 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला, द इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है केवल इसकी सूचना ही नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है इसकी सूचना भी दी जा रही है। तो क्या होगा, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त है, ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिससे वह अधीनस्थ है और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है। तो यदि पुलिस अधिकारी को सूचना मिल रही है तो फिर वो अपने ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिसको वो सबऑर्डिनेट है उसको भी इत्तिला देगा।
और फिर सेक्शन नंबर 149 की बात कर ही लेगा कि ऐसे संज्ञेय अपराध में को रोकने के लिए हर संभव काम कर सकता है। सेक्शन 151 वही बात जो अपन ने देखा था कि इसे 107 और 151 की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी क्या करेगा फिर उसे आदमी को गिरफ्तार करके अपराधों को किए जाने से रोकने की, ये अपन ने बात करी। ये भाई भाई लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, पुलिस अधिकारी क्या करेगा? कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध के परिकल्पना का पता चलता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले मजिस्ट्रेट को नहीं व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता है। ये वही बात आ गई, लड़ाई हो रही है, पड़ोसियों में भाटे मार रहे हैं, लकड़ियां मार रहे हैं, पुलिस को किसी ने सूचना दे दी, पुलिस आ गई है, उसने सब प्रयास कर लिए कि भाई रुक जा नहीं तो फिर हमें ऐसा करना रहेगा। अब उसको लग रहा है बिना गिरफ्तार किए हुए ऐसी अपराध को रोका नहीं जा सकता। आमने सामने हो गए, दो परिवार हो गए, दो पड़ोसी हो गए, दो समुदाय हो गए, तो फिर ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करेगा? ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर सकता है बिना आदेश के भी 151 में। और 151 में गिरफ्तार करके पुलिस क्या करेगी? जेल में नहीं डालेगी। ध्यान रखना, पुलिस थाने में भी ले जाके बिठा देती है। हो सकता है ज्यादा आदमी हो तो उनको जेल के कमरे में बंद करके रखते हैं और फिर क्या करेगी? सुबह छोड़ेगी नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के वहां पेश करेगी 24 घंटे के अंदर अंदर। सेक्शन नंबर 57 कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को डिटेन करता है तो 24 घंटे में पेश करना है। फिर 24 घंटे में पेश करता है तो फिर मजिस्ट्रेट क्या उछल के भरवाता है उनसे? अन्यथा स्थितियों में परिशांति कायम रखने वाली बात 107 की कार्रवाई। उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय के 24 घंटे की अवधि के अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय नहीं निरुद्ध रखेगा कि आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता या तत्समय पूर्व किसी भी अन्य विधि के अधीन अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित है या प्राधिकृत है। कि साहब 24 घंटे से ज्यादा किसी भी आदमी को कब अपन डिटेंशन में रख सकते हैं? नंबर 1 बात कि गिरफ्तार करके जिसके सामने पेश करना है वहां तक की लिए जाने की ट्रेवलिंग। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 क्या कहा था? सेक्शन नंबर 167 में दिए गए प्रावधान से यदि हमने क्या कर दिया है, ट्रांजिट वारंट या फिर उसको कस्टडी को हमने ग्रांट करवा लिया, तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो ऐसी बात होती है। लोक संपत्ति को की हानि का निवारण, सेम स्टेटमेंट हमने सेक्शन नंबर 37 में पढ़ा है शायद, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए जाने से रोकने के लिए पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी आदमी को बाउंड कर सकता है। 37 है या 38 है? 36 में तो पुलिस अधिकारी की शक्तियां 37 में 37 में है ना? हाँ, तो ये आगे से आप पुलिस अधिकारी की दृष्टि गोचर में पहुंचाए जाने से निवारण कर लोगे। सेक्शन नंबर 153, इसको केवल 153 को नाम से याद रखना है क्योंकि बाट और माप के संबंध में जो इंस्पेक्शन है वो सीआरपीसी में और कहीं भी नहीं है। तो हम सेक्शन 153 को इसके लिए याद रख लेंगे। तलाशी के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है। यदि ऐसा तो फिर इसको लगता है ऐसा ठीक है तो फिर इसको क्या करेगा? सीज कर लेगा, अभिकृत कर लेगा। इस तरह से हम आज की कहानी को समाप्त करते हैं। सेक्शन नंबर 129 से शुरू होकर सेक्शन 153 तक लगभग 25 सेक्शन